हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोग जैसा कि जान पा रहे हैं कि बिहार सचिवालय का जो है एग्ज़ाम का डेट आ गया है और लगभग वो आपका एग्ज़ाम का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो नवंबर में दिया हुआ है, लास्ट नवंबर में। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा गया था बिहार एसएससी सचिवालय सहायक में, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और आज हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम लोग 2011 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, उस क्वेश्चन का जो हम लोग जीके पोर्शन, जीके और जीएस का जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो भारत में पूछ रहा है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र जो था, ठीक है, वो कहाँ पर स्थित है। तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि खड़गवासा में, सिलेरू में, जामनगर में, श्रीशैलम में। तो इन चारों में से आपका सही आंसर कौन सा होगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खड़गवासा में, ठीक है। तो खड़गवासा में जो है केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो खड़गवासा में है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया था, ठीक है। तो वो वैसा कौन सा आदमी है जिसको कि 1857 में की जो क्रांति हुई थी उसमें से उसको एक मित्र के द्वारा धोखा मिला था और ब्रिटिश के द्वारा वो पकड़ा गया था और उसे मार दिया गया था। तो ऑप्शन में है नाना साहेब, उसके बाद है वीर कुंवर सिंह, खान बहादुर खान और तात्या टोपे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जिसका सही आंसर होगा तात्या टोपे। क्या हो जाएगा, तात्या टोपे। अगर आपसे ये पूछे कि उस मित्र का नाम क्या था, तो उस मित्र का नाम क्या हो जाएगा। उस मित्र का जो नाम था वो था मान सिंह। क्या था, मान सिंह। ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो धोखा दिया था, कि तात्या टोपे को जो धोखा दिया था उसका नाम क्या था, तो मान सिंह था। क्या नाम था, मान सिंह, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। तो 1929 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो कहाँ हुआ था। पहला क्वेश्चन तो ये है कि वो लाहौर में हुआ था। उसका अध्यक्षता कौन किया था। तो ऑप्शन में है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू। तो सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। और ये जो अधिवेशन हुआ था 1929 का लाहौर में, इसी अधिवेशन में जो है क्या था, पूर्ण स्वतंत्रता का मांग किया गया था। पूर्ण स्वतंत्रता का मांग इसी अधिवेशन में किया गया था, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा ऐसा नीति निर्देशक तत्व का जो अनुच्छेद है वो महात्मा गांधी के सिद्धांत से जुड़ा हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया है कि धन का एक समान वितरण, ऑप्शन बी में है ग्राम पंचायतों की स्थापना, ऑप्शन सी में है प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ऑप्शन सी में है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायतों की स्थापना। ग्राम पंचायतों की स्थापना जो है वो क्या था कि महात्मा गांधी के सिद्धांत पे आधारित है। क्या है, महात्मा गांधी का सिद्धांत का जो दर्शन है उसी पे ये जुड़ा हुआ है। और अगर आपसे पूछे कि ग्राम पंचायत का जो दिया हुआ है कि किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 में। क्या है, अनुच्छेद 40 में दिया हुआ है। अगर आपसे ये भी पूछे कि नीति निर्देशक तत्व जो था वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, यानी कि कौन से अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। अनुच्छेद कितना है, 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक दिया हुआ है नीति निर्देशक तत्व। और आपसे ये पूछ ले कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा, नीति निर्देशक तत्व जो था हमारे संविधान में आयरलैंड से, कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है, कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पाषाण युग से या फिर लौह युग से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग। क्या हो जाएगा, कांस्य युग। तो इसमें एक चीज़ आप ये भी याद रखिएगा कि आपसे अगर पूछ दे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो हड़प्पा सभ्यता को खोज किया था, वो किया था कौन, दयाराम साहनी। कौन किया था, दयाराम साहनी। कब किया था, यह भी याद रखिएगा, 1921 ईस्वी में। कब किया था, 1921 ईस्वी में खोज किया गया था। अगर आपसे ये भी पूछ दे कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल था वो कहाँ से कहाँ तक माना गया, हड़प्पा सभ्यता का जो काल था
वो कहाँ से कहाँ तक माना गया था। तो कहाँ से कहाँ तक था, 2350 से लेकर के कहाँ तक था, 1750 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक माना गया था। 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक इसको माना जाता है। ठीक है, तो बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा का नाम आपसे पूछा है कि उस सीमा रेखा का नाम क्या है। ऑप्शन ए में है रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी में है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी में है डुरंड रेखा, ऑप्शन सी में है स्ट्रेटफोर्ड रेखा। तो इन चारों रेखा में से वो कौन सा रेखा है, सीमा रेखा है, जो कि भारत और चीन के बीच में खींचा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। यानी कि भारत और चीन को जो रेखा अलग करती है, सीमा रेखा, उस सीमा रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। अगर रेड क्लिफ की बात करें तो रेड क्लिफ किसके किसके बीच में खींचा गया है, तो रेड क्लिफ आपको याद रखिएगा, रेड क्लिफ जो है हमारे भारत और पाकिस्तान, क्या है, पाकिस्तान के बीच में खींचा गया है। उस रेखा, सीमा रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। अगर डुरंड रेखा की बात करें, डुरंड रेखा कौन कौन से देश के बीच में खींचा गया है, तो ये भी याद रखिएगा कि डुरंड रेखा जो है वो है भारत और अफगानिस्तान, क्या होगा, अफगानिस्तान के बीच में खींचा गया है डुरंड रेखा। कभी कभी ये दिक्कत होता है, कंफ्यूजन होता है कि अगर आपसे पूछता है कि रेड क्लिफ रेखा किस में है या फिर भारत चीन के बीच में कौन सा रेखा है, तो कंफ्यूजन किस में आता है, या तो रेड क्लिफ मारता है या तो बच्चे क्या मारते हैं, मैकमोहन रेखा मारते हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर भारत और पाक के बारे में पूछा जाए, भारत पाकिस्तान के बीच में, तो भारत और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लड़ाई किस में होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में तानातानी बना रहता है, इसलिए इसको रेड जोन घोषित किया गया है। क्या है, रेड जोन। तो रेड जोन से आप याद रख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान जैसे पूछे तो आपको याद आना चाहिए कि ये रेड जोन में आता है, इसलिए रेड क्लिप हो जाएगा किसमें, भारत और पाकिस्तान का। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए कि नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है। ये जो आपको 4 घटना दिया हुआ है, 1 2 3 4, तो तिथि के अनुसार जो है, ईस्वी के अनुसार कौन सा पहले हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा, उसको आपको अरेंज करना है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2 4 3 1 3 1 2 4 2 1 3 4 3 1 2 1। ठीक है, तीसरा से दिया है। तो आपको याद होगा कि बांग्लादेश का जो आज़ाद हुआ था, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1917 की वार में। कब हुआ था, 1917 की वार जो हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उसमें बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग हो गया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना, तो भारत का जो 22वां राज्य सिक्किम बना था, वो बना था 1975 ईस्वी में। कब बना था, 1975 में। और पोखरण परीक्षण जो हुआ था, पोखरण परीक्षण 1, पोखरण में 2 परीक्षण हुआ था, पोखरण 1 क्या होगा, पोखरण 1 और पोखरण 2 क्या होता है, पोखरण 1 और पोखरण 2। पोखरण 1 कब हुआ था, पोखरण 1 हुआ था 1974 में। इसको किस नाम से जाना जाता था, इसको नाम जाना जाता है स्माइलिंग बुद्धा। क्या, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से इसको जाना जाता था। एक हुआ था पोखरण 2, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1998। इसको किस नाम से जाना जाता था, ऑपरेशन शक्ति। क्या है, ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति के नाम से जो जाना जाता था वो 1998 का, और 1974 को किस नाम से जाना जाता है, स्माइलिंग बुद्धा। ये कब हो गया, 1974। ठीक है, और एसएलबी का जो लॉन्च हुआ था, एसएलबी 3 का, वो कब हुआ था, 2001 में। कब हुआ था, 2001 में। ठीक है, तो अब इसको आप अरेंज कर सकते हैं। पहले कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले, तो सबसे पहले हो जाएगा 1971, यानी कि कौन सा हो जाएगा, पहले हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा कौन, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 71 के बाद 74 कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 4 में। क्या है, 4 में हो जाएगा, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद सिक्किम है 1975, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद एसएलबी 2001 लास्ट में होता, तो ये हो जाएगा 1 लास्ट में। तो कौन सा मैच कर रहा है, 3 4, क्या है, 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसलिए क्वेश्चन 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 2 4 3 1। यानी कि पहले कौन हुआ था, पहले हुआ था बांग्लादेश बना था, उसके बाद सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, उसके बाद क्या होता, पोखरण परीक्षण हुआ था 74 में, उसके बाद 2000 सबसे लास्ट में कौन हुआ था, 2001 में एसएलवी 3 का लॉन्च हुआ था। तो ये क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किन देशों के
निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इसमें आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है कि एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप दे दिया, एक ये ग्रुप दे दिया, तो इसमें कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि वैसा देश है जो कि सारे के सारे देश जो दिए हुए लिस्ट में सारे के सारे जो है भूमध्य रेखा से गुजरती है, इसके बीचों बीच भूमध्य रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा क्या होता है, मान के चलिए हमारा क्या है, अर्थ है, और बीचों बीच क्या हुआ, हमारा इक्वेटर गुजरता है। क्या है, इक्वेटर गुजरता है। तो यहाँ पे जो देश स्थित है इक्वेटर पे, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जितना भी देश इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है सारे के सारे यहाँ पे स्थित हैं, यहीं पे स्थित हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, कोलंबिया है, केनिया है और तथा इंडोनेशिया। ये ऑप्शन जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारे के तीनों देश जो है, तीनों के देश कहाँ है, इक्वेटर पे स्थित है, यानी कि भूमध्य रेखा पे स्थित हैं। अगर आपसे पूछे कि भूमध्य रेखा पर टोटल कुल कितने देश स्थित हैं, कुल कितना है, 13 देश स्थित हैं। कितने देश स्थित हैं, कुल 13 देश स्थित हैं। अगर उस देश की नाम अगर आपको पूछा कि कौन कौन सा देश जो है भूमध्य रेखा पर स्थित है, तो उसके नाम क्या हो जाएंगे। उसके नाम अगर आपको याद है तो मालदीव हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, किरिबाती हो जाएगा, सो आटोम हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा, उसके बाद इक्वाडोर हो जाएगा, कोलंबिया हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा, युगांडा हो जाएगा, केनिया हो जाएगा, सोमालिया हो जाएगा, गेवन हो जाएगा, कांगो हो जाएगा या कांगो गणराज्य हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल 13 देश जो हैं ये हमारे भूमध्य रेखा पे आते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि चीनी यात्री हेन सांग ने भारत का भ्रमण किया था, कब किया था, किसके शासन काल में किया था, वो आपसे पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन के शासनकाल में और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के शासनकाल में ही चीनी यात्री हेनसांग जो है वो भारत आया था। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि वो कब आया था भारत में, तो हेनसांग जो है वो भारत में आया था 629 एडी में। कब आया था, 629 एडी में आया था। और कहाँ पे आया था, तो ये भारत के जो है नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय में किसका अध्ययन करने आया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो है संस्कृत का अध्ययन करने के लिए आया था। और वो जो है 15 वर्षों तक, कितना दिन तक, 15 साल तक भारत में रहा था। 15 वर्षों तक वो भारत में रहा था। ठीक है, और यहाँ पे ये स्टूडेंट के तौर पे आया था पहले, और संस्कृत के अध्ययन के लिए आया था। बाद में जो है यहाँ पे ये नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में भी काम किया था, शिक्षक के रूप में भी यहाँ पे ये काम किया था। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया था कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, ये आपसे पूछा था, उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है महात्मा गांधी के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जिसको कि जेपी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। जेपी आंदोलन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो कौन सा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, ये हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है। तो 4 ऑप्शन इसमें मिलेंगे आपको। पहला है एपीजे अब्दुल कलाम, दूसरा है अरुंधति राय, उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद है राजीव गांधी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जो है विंग्स ऑफ फायर के लेखक है, और एपीजे अब्दुल कलाम को ही मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन के भी नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और ये जो है भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट भी भारत के रह चुके हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है आपका कि रावी नदी है, सतलज नदी है, चिनाब नदी है और गंगा नदी है। तो इसमें 4 नदी में से कौन सा वो नदी है जिसपे हमारा भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी। सतलज नदी पे ही हमारा कौन सा है, भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। ठीक है, और अगर रावी नदी की बात करें तो रावी नदी पे कौन सा परियोजना स्थित है, तो रावी नदी पे आपको याद रखना है कि रंजीत सागर डैम। क्या है, रंजीत सागर
डैम जो है रंगीत सागर डैम या रंजीत सागर बांध जो है वो कहाँ पे स्थित है, वो रावी नदी पे है। अगर चिनाब नदी की बात करो तो चिनाब नदी पे 2 परियोजना स्थित है। तो कौन कौन सा है, एक तो है दुलहस्ती परियोजना और दूसरा है हमारा सलाल परियोजना। कौन सा, सलाल परियोजना। ठीक है, 2 परियोजना हमारा चिनाब नदी पे है, पहला है दुलहस्ती और दूसरा है यह है सलाल परियोजना। और गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी पे भी एक परियोजना है जो कि है फरक्का परियोजना। क्या है, फरक्का परियोजना। ठीक है, फरक्का परियोजना। ये फरक्का परियोजना कहाँ पे स्थित है, ये गंगा नदी पे स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 13 में कि कलहन द्वारा रचित राज तरंगनी में वर्णन है। राज तरंगनी जो लिखा गया था, कलहन के द्वारा राज तरंगनी लिखा गया था, इसमें क्या चीज़ वर्णन है, तो वो है गीताओं का संग्रह है, कश्मीर का इतिहास है, चंद्रगुप्त के शासन काल के बारे में लिखा गया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर का इतिहास। क्या है, कश्मीर का इतिहास। तो कलहन द्वारा जो रचित है राज तरंगनी में कश्मीर के इतिहास के बारे में बात किया गया है, उसमें क्या है, कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 में ये दिया है राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। राजा राम मोहन जो राय हैं वो किसके संस्थापक थे, आर्य समाज के थे, ब्रह्म समाज के थे, रामकृष्ण मिशन के थे, या फिर प्रार्थना समाज के थे। तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है बच्चे को कि होता क्या है कि जब भी पूछा जाता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, या फिर पूछता है कि राजा राम मोहन राय के संस्थापक कौन किसके संस्थापक है, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है। कभी तो आर्य समाज मार देते हैं या फिर ब्रह्म समाज मार देते हैं। तो इसका सही आंसर पहले हम देख लेते हैं, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक है। इसको याद कैसे रखेंगे, तो 2 चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है कि एक तो होता है आर्य समाज का, एक होता है ब्रह्म समाज का। ठीक है, ब्रह्म समाज का। तो राजा लोग के जो दरबार में हुआ करते थे एक पुरोहित होते थे। क्या होता था, पुरोहित क्या होता था, ब्राह्मण हुआ करते थे, ब्राह्मण। तो इसलिए जब भी पूछे कि राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे, तो आपको याद रखना होगा राजा जैसे ही उच्चारण होगा, राजा का नाम जैसे आपको दिखे, आपको उससे याद आना पड़ेगा कि पुरोहित यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण से ब्रह्म समाज। और आर्य समाज का संस्थापक कौन था, तो आर्य समाज का संस्थापक कौन था, तो दयानंद सरस्वती। कौन था, दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। अगर आपसे पूछे कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, प्रार्थना समाज के संस्थापक हो जाएंगे आत्माराम पांडुरंग। क्या होगा, आत्माराम पांडुरंगा। ठीक है, ये इसके संस्थापक हो जाएंगे प्रार्थना समाज के। अगर रामकृष्ण मिशन के बारे में पूछे कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, तो इसका कौन हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक हो जाएंगे हमारे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ कि मैगीनॉट रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है। मैगीनॉट रेखा जो है किन 2 देशों के बीच में सीमा रेखा जो है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक तो है ऑप्शन में नामीबिया और अंगोला, USA और कनाडा, फ्रांस और जर्मनी और पोलैंड। तो मैगीनॉट रेखा जो है किन देशों को अलग करता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी को जो सीमा रेखा अलग करता है उस रेखा का क्या नाम है, मैगीनॉट रेखा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, क्वेश्चन नंबर 16, सतलज नदी का उद्गम है, भारत में है, पाकिस्तान में है, चीन में है, इनमें से कोई नहीं। तो सतलज नदी का जो उद्गम है वो कहाँ जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चीन में। तो चीन से जो है 3 नदी का उद्गम होता है। चीन में कहाँ से, तो तिब्बत में एक जगह है मानसरोवर झील। क्या है, मानसरोवर झील, और वहां पे है एक राकसताल नाम का जगह है। क्या है, राकसताल। वहां से 3 नदी का उद्गम होता है। पहला तो हो गया सतलज नदी, दो में हो जाएगा कौन सा, सिंधु नदी, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा
नदी। ये तीनों नदी का जो है उद्गम जो है वो है कहाँ है? चीन। चीन में कहाँ? तिब्बत के मानसरोवर झील से। तिब्बत के मानसरोवर झील से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। तो भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो है कि उसकी रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? तो ऑप्शन ए में है 23 अगस्त 1947, उसके बाद है 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947। तो अगर आपसे यहाँ पे ये भी पूछे, आप ये भी याद रखिएगा कि झंडा जो है यानी कि तिरंगा क्या है? तिरंगा का जो लंबाई चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? अगर ये पूछे कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है तो आपको याद रखना है 3:2 में है इसका लंबाई और चौड़ाई। 3 क्या है? 3 इसका लंबाई है और 2 क्या है? इसका चौड़ाई है। अगर आपसे पूछे कि तिरंगा का जो डिजाइन किया था वो कौन किया था, तो उसका आपको नाम याद रखना पड़ेगा। कौन किया था? पिंगली वेंकैया। कौन किया था? पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने ही राष्ट्रीय ध्वज को जो है उसका डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, ये हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय गान कब गाया गया था पहली बार? तो ऑप्शन में है 1910, 1911, 1947, 1945। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1911। क्या हो जाएगा? 1911। कहाँ पे गाया गया था ये भी याद रखना है कि कहाँ पे गाया गया था। तो कलकत्ता में गया था कि 1911 में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, तो पहली बार कलकत्ता के अधिवेशन में 1911 में ही राष्ट्रीय गान को पहली बार गाया गया था। और आपसे ये भी पूछे कि राष्ट्रीय गान की जो अवधि है, राष्ट्रीय गान की जो अवधि है वो कितना तक है, तो ये भी याद रखना पड़ेगा कि 52 सेकंड का। अगर पूछे कि संक्षिप्त अवधि कितना है, संक्षिप्त अवधि क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 सेकंड का। क्या हो जाएगा? 20 सेकंड का। इसका जो राष्ट्रीय गान कौन गाया, तो राष्ट्रीय गान किसके द्वारा गाया गया था, इसका निर्माता कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ये भी रखना पड़ेगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको लिखा गया था। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है, किसको जाने जाते हैं श्वेत क्रांति के जनक के रूप में? तो है वर्गीस कुरियन है, श्री एस राव है, श्री एस.के. भारद्वाज है, श्री मोरारजी देसाई है। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा कि किसको हम लोग श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं? भारत में श्वेत क्रांति के जनक, ये भी याद रखिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसको जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन को ही हम लोग भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? सेब, गन्ना, संतरा, आम। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है कि दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? निम्नलिखित में से दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? तो दिया हुआ है साउथ सूडान, बेलारूस, अजरबैजान, बहरीन। ये 4 ऑप्शन क्या है, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, साउथ सूडान यानी कि दक्षिणी सूडान। ये कहाँ से किससे टूट करके अलग हुआ था? तो पहले एक सूडान नाम का देश हुआ करता था, सूडान। क्या होता है? सूडान। सूडान को ही 2 पार्टों में बांट दिया गया है। पहला देश बना सूडान और दूसरा देश बना साउथ सूडान। ये कब अलग हुआ था ये भी आपसे पूछ सकता था कि दक्षिणी सूडान जो है सूडान से कब अलग हुआ था? तो ये हुआ था 2011 में। कब हुआ था? 2011 में। और यही देश जो है दुनिया का नवीनतम देश है। कौन सा है? दुनिया का नवीनतम देश है। अगर सूडान की राजधानी पूछे कि सूडान की कैपिटल क्या है, तो सूडान का कैपिटल हो जाएगा खार्तूम। क्या हो जाएगा? खार्तूम। क्या हो जाएगा? खार्तूम। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा है न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश, निम्नलिखित में से न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आंसर सही कौन सा हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा
न्यूनतम साक्षरता वाला देश प्रदेश है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिहार है। और अगर आपसे ये पूछे कि बिहार की साक्षरता दर है कितना, तो वो आपको याद रखना है लगभग 64%। क्या है? लगभग 64% इसका साक्षरता दर है। और अगर पहले नंबर की बात करें कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है या प्रदेश कौन सा है, तो याद रखना पड़ेगा, उसका नाम है केरल। केरल, इसका साक्षरता दर कितना है? लगभग 94% इसका साक्षरता दर है। ठीक है, इसका लगभग 94% साक्षरता दर है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है कि सम्राट अशोक, जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, की राजधानी उस समय किस नाम से जाना जाता था? यानी कि राजधानी उस समय, राजधानी का नाम क्या था? सम्राट अशोक का जो उसमें शासनकाल था, उसमें उसकी राजधानी का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए में है तक्षशिला, बोध गया, पाटलिपुत्र, सारनाथ। तो आपको पता ही होगा कि सम्राट अशोक जो है मगध राज्य में शासन करते थे। ठीक है, और मगध कहाँ है? तो मगध है बिहार में। कहाँ है? बिहार में। तो उसका जो राजधानी हुआ करता था, तो वो क्या हुआ करता था? पाटलिपुत्रा, जो कि अभी वर्तमान में पटना के रूप से जाना जाता है, पटना के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। यानी सम्राट अशोक का जो कैपिटल था उस समय, शासन जहाँ से करता था, उसका नाम था पाटलिपुत्रा। क्या है? पाटलिपुत्र। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है कि ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, संबंधित है, वो किस राज्य से संबंधित है, ये आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो कि इंजीनियरिंग किया हुआ है, इंजीनियरिंग से स्नातक किया हुआ है, और जो 2 बार, कितना है? 2 बार किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो। तो वह उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बिहार से संबंधित है, झारखंड से संबंधित है, या फिर गुजरात से संबंधित। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? बिहार। अगर उसका नाम पूछे तो उसका, उस मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो उसका नाम हो जाएगा नीतीश कुमार। क्या है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो है वही वो मुख्यमंत्री है जो कि इंजीनियरिंग से स्नातक किया है और लगातार 2 बार भारत किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा, वो बिहार से संबंधित है। इसका नाम है नीतीश कुमार। ठीक है, और वो पहली बार मुख्यमंत्री कब बना था? तो पहली बार जो मुख्यमंत्री वो बना था वो 2005 में बना था, 2005 में, और 2005 से लगातार वो अभी तक वो मुख्यमंत्री बना हुआ है। ठीक है, अभी तक वो मुख्यमंत्री बना हुआ है बिहार का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? ऑप्शन में है वियतनाम, ब्रुनेई, दारुसलाम और बांग्लादेश, या फिर म्यांमार। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो कि हमारा आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। और अगर आसियान की बात करें तो आसियान में कुल कितने देश हैं? आसियान में कुल 10 देश आते हैं। अगर उसका नाम पूछे तो नाम भी याद रखिएगा। म्यांमार हो जाएगा, कंबोडिया हो जाएगा, लाओस हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा, ब्रुनेई हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा और सिंगापुर हो जाएगा। ये टोटल 10 देश जो है हमारे आसियान में आते हैं। तो बांग्लादेश उसमें उन 10 में से नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वियतनाम उसका सदस्य है, ब्रुनेई भी उसका सदस्य है, म्यांमार भी उसका सदस्य है, तो बांग्लादेश उसका सदस्य नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है कि उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो उस राज्य का नाम पूछा है जहां से भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। इसका आंसर कौन सा है? उत्तर प्रदेश ऑप्शन में है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होगा कि ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार। यानी कि वो जो पहला राष्ट्रपति था वो बिहार के ही रहने वाले थे। उनका नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही वो व्यक्ति थे जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, और वो कहाँ से थे? वो बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था क्वेश्चन नंबर 27 में कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे, उसका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो अमृतसर,
दिल्ली, पटना, कोलकाता। इन चारों में से कौन सा वो जगह है जहाँ पे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पटना। पटना कहाँ है? बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। अगर पूछा जाए कि उसका जन्म कब हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा कि 1666 ईस्वी में 1666 ईस्वी में पटना में ही उसका जन्म हुआ था। और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। क्या? खालसा पंथ की स्थापना भी कौन किया था? खालसा पंथ का स्थापना कौन किया था? तो गुरु गोविंद सिंह यानी कि सिखों के 10वें गुरु ने ही किया था। और इसकी हत्या अगर पूछे तो हत्या कब हुआ था इसका हत्या हुआ था लगभग 1708 ईस्वी में। 1708 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और कौन किया था इसका हत्या? तो गुल खान नामक जो है पठान ने किया था। गुल खान नामक पठान ने किया था इसका हत्या। कब किया था? 1708 ईस्वी में। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो 1946 में जो गठित अंतरिम सरकार था उसमें राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग दिया गया था? तो ऑप्शन ए में है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी में है विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध, खाद्य एवं कृषि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है 1946 में अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था उसमें खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था। अगर रक्षा मंत्रालय की बात करें तो ये जवाहरलाल नेहरू ने खुद अपने पास रखा था। ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है कि वैश्विक तापमान, ठीक है, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, जापान है, न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की? तो ऑप्शन ए देख लीजिए, ऑप्शन बी देख लीजिए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन दिया हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फास्ट ब्रिगेड टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधनीकरण। ठीक है, पुनर्संसाधनीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? ऑप्शन में है ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा। इन चारों में से कौन सा वो देश है जो कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला दुनिया का पहला देश बना? तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। नीदरलैंड ही वो देश है जो कि जहाँ पे कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप यानी कि कानून के तहत उसको वैध घोषित कर दिया। क्या? वैध घोषित कर दिया कि यहाँ पे हाँ इच्छा मृत्यु के अनुसार वहाँ पे कोई भी आदमी अपनी प्राण को त्याग सकता है। ठीक है, अनुमति दे सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन की स्थापित किया गया? ठीक है, क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? तो 4 ऑप्शन यहाँ भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन है विश्वविद्यालय अनुदान, दूसरा में है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तीसरा में है चुनाव आयोग और चौथा में है केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग। अगर आपसे पूछे कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे कि चुनाव आयोग का जो है वर्णन हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो ये भी याद रखिए कि आपके अनुच्छेद
कौन सा है 324 से लेकर के 329, अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक में क्या दिया हुआ है, भारत के संविधान में चुनाव आयोग के बारे में बात किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पे स्थित है। दावोस कहाँ पे है वो आपसे पूछ रहा है कि फ्रांस में है कि जर्मनी में है, स्विट्जरलैंड में है, लग्जमबर्ग में है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस जो है, दावोस कहाँ पे है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि दावोस जो है वो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड देश में ही दावोस नाम का जगह स्थित है, जहाँ पे विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 में, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल वॉकर कप प्रदान किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तैराकी, मुक्केबाजी, लंबी कूद, ऊंची कूद। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुक्केबाजी। क्या हो जाएगा, मुक्केबाजी। तो ओलंपिक खेल में वॉकर कप जो है मुक्केबाजी के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके किसके बीच स्थित है, किसके बीच में स्थित है। तो तक्षशिला नाम का जो जगह है वो कहाँ पे स्थित है, तो सिंधु झेलम, झेलम तथा चेनाब, चेनाब तथा रावी, रावी तथा ब्यास। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि तक्षशिला कौन कौन से नदी जो है उसके बीच में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु तथा झेलम के बीच में स्थित है। क्या हो जाएगा, सिंधु नदी तथा झेलम नदी के बीच में स्थित है। कौन, तक्षशिला विश्वविद्यालय के नाम से जो हम जानते हैं। तक्षशिला कहाँ पे स्थित है, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में। अगर पूछे कि तक्षशिला अभी कहाँ पे स्थित है, तो अभी ये कहाँ चला गया है, पाकिस्तान में। कहाँ पे चला गया है, पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में ये स्थित है तक्षशिला। पहले पाकिस्तान और भारत एक ही राष्ट्र हुआ करते थे, लेकिन अब जो है समय बदल गया है और तक्षशिला कहाँ पे स्थित है, तक्षशिला भी पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसमें कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ द्वारा प्रसिद्ध हुआ, उस विद्रोह के बारे में पूछ रहा है। वो कौन सा विद्रोह था, तो भील विद्रोह, रंगपुर विद्रोह, विष्णुपुर तथा वीरभूम विद्रोह या फिर सन्यासी विद्रोह। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, यह भी आपसे पूछ सकता था कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था। तो ये भी याद रखिए कि सन्यासी विद्रोह जो था वो 1766 से लेकर के 1800 तक ये चला था। 1766 से लेकर के ये 1800 ईस्वी तक चला था। ठीक है, और अगर आपसे भील विद्रोह की बात करें तो भील विद्रोह कब हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा कि भील विद्रोह जो है हमारा कब हुआ था, 1825 से कब हुआ था, 1825 से लेकर के 1831 तक ये चला था भील विद्रोह। ठीक है, तो ये आपको इतना आप इसको याद रखिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, जो सत्य नहीं होगा उसी पे हम आंसर लगाएंगे, आंसर टिक करेंगे। तो पहला है कि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है। तो आपको पता है कि महानदी जो है वो कहाँ से निकलता है, महानदी वो छत्तीसगढ़ से निकलता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है गोदावरी नदी जो है उसका उद्गम कहाँ है, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर नाम का जगह है, वहाँ से गोदावरी निकलता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। उसके बाद आपसे पूछा है कि तापी नदी, पहले ये देख लीजिए, तापी नदी का उद्गम, तापी नदी का उद्गम बोला है कि मध्य प्रदेश में। तो तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में ही है। कहाँ पे है, अगर आपसे पूछे तो अमरकंटक, क्या है, अमरकंटक में इसका उद्गम है। तो ये भी सही है। उसके बाद पूछ रहा है, आपसे दिया हुआ है कि कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। तो कावेरी नदी का उद्गम जो है
वो हमारा आंध्र प्रदेश में नहीं है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश में उसका उद्गम नहीं है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पे है? तो कावेरी नदी के अगर उद्गम की बात करेगा तो कावेरी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में है, ताल कावेरी के नाम से जाना जाता है। क्या? ताल कावेरी। ताल कावेरी कहाँ पे है? कर्नाटक, कर्नाटक में स्थित है। ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। तो आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से जो दिया हुआ है उनमें से कौन एक है जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। तो आपसे ऑप्शन में दिया हुआ है गीता चंद्रन, लीला सैमसन, गंगूबाई हंगल, स्वप्न सुंदरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गंगूबाई हंगल। क्या हो जाएगा? गंगूबाई हंगल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है। तो 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है। तो ऑप्शन ए में भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री या फिर केंद्रीय मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत का प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा? भारत का प्रधानमंत्री ही जो है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष होता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 41। भारत में हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, नॉर्मन ऑस्टेरबर्लॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, जे.एस. क्या है थॉमसन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम.एस. स्वामीनाथन। क्या हो जाएगा? एम.एस. स्वामीनाथन। तो आपने पहले भी पढ़ा था थोड़ा देर पहले कि भारत का जो श्वेत क्रांति था, श्वेत क्रांति का जो जनक था, क्रांति का जो जनक था वो कौन था? वर्गीज कुरियन था। क्या था? वर्गीज कुरियन। और अगर हरित क्रांति की बात करें, हरित क्रांति की बात करें तो कौन था? एम.एस. स्वामीनाथन। क्या था? एम.एस. स्वामीनाथन। अगर बोले कि विश्व का हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता तो वो हो जाएगा बोरलॉग। क्या हो जाएगा? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ये विश्व का पूछे तो ये हो जाएगा, भारत का पूछे तो एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो श्री कुमार बनर्जी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए में है परमाणु ऊर्जा आयोग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु ऊर्जा आयोग। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान कहाँ पे स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग आपको बार बार एग्जाम में रिपीट होते हुए देखे जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये इसका ऑप्शन है हैदराबाद, मुंबई, पुणे, चेन्नई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। यानी कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं, तो ऐसा वो कौन सा भारतीय टेनिस खिलाड़ी है जो कि फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, हॉलीवुड से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन में है लिएंडर पेस, एन नाइट श्यामलन और विजय अमृतराज और अशोक अमृतराज। इन चारों में से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिएंडर पेस। क्या हो जाएगा?
लिएंडर पेस। लिएंडर पेस ही वो टेनिस खिलाड़ी है जो कि हॉलीवुड से जुड़ा हुआ फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से वो जुड़े हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि लव क्या है, लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो लव जो शब्द है, टर्म है, किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो टेनिस है, क्रिकेट है, पोलो है, बिलियर्ड है। तो लव किससे जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही आंसर इसका। ऑप्शन नंबर ए टेनिस से जुड़ा हुआ है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे। 2014 का ये क्वेश्चन है। क्या है 2014 का कहाँ पे आयोजन हुआ था। तो 2014 का जो आयोजन हुआ था, पहले ऑप्शन देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, स्कॉटलैंड और कनाडा। तो इनमें से कौन सा देश था जो कि 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया था। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2014 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था 2014 में, वो कहाँ हुआ था, स्कॉटलैंड में। तो अगर अब क्या पूछेगा 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल है वो कहाँ पे आयोजित हुआ था। तो वो आपको याद रखना पड़ेगा बर्मिंघम कहाँ पे, लंदन या इंग्लैंड में। कहाँ, इंग्लैंड में। तो 2022 का कहाँ पे हुआ था, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। और 2014 का कहाँ हुआ था, स्कॉटलैंड में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वृंदावन गार्डन कहाँ पे है। तो वृंदावन गार्डन, बहुत बार कंफ्यूजन में बच्चे मार देते हैं मथुरा, लेकिन मथुरा तो जगह का नाम, मथुरा में वृंदावन नाम का जगह है। लेकिन अगर गार्डन आपसे पूछे तो वृंदावन मत मार दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन में मथुरा है, मनाली है, मैसूर है, मोहाली है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैसूर। यानी कि वृंदावन गार्डन जो है वो कहाँ पे स्थित है, मैसूर में है। अगर सिर्फ वृंदावन पूछे तब वो मथुरा में स्थित है। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो उस राज्य का नाम पूछा है जहां से अभी तक सबसे अधिक रेलवे मंत्री चुने गए हैं। तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है। तो इसका सही आंसर बताइए कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ से कि सर्वाधिक रेल मंत्री चुने गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछे कि नाम पूछ दे आपसे, कि नाम भी एक बार देख लीजिए कि कौन कौन से वो रेलवे मंत्री हैं जो बिहार से आए हैं। तो कौन थे, ललित नारायण मिश्र। कौन था, पहला तो था ललित नारायण सिंह। ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन था, दूसरा हुए जॉर्ज फर्नांडिस। कौन थे, जॉर्ज फर्नांडिस। तीसरे कौन हुए, तीसरे हुए हमारे रामविलास पासवान। और चौथा का बात करें, चौथा कौन हुए, तो नीतीश कुमार। पांचवा की बात करें तो पांचवा कौन हुआ, लालू यादव, श्री लालू प्रसाद यादव। ये 5 रेलवे मुख्यमंत्री हैं जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए उस राज्य का नाम बताए जो अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने। तो ऑप्शन क्या, आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी, बिहार। टोटल कितने रेल मंत्री रहे, तो टोटल 5 रेल मंत्री यहाँ से रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपसे, निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है। तो इनमें से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी है। तो ऑप्शन में है डैन कार्टन, ग्रेग जॉन्स, जॉनी वेसमुलर, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा नाम है जो कि वे टेनिस खिलाड़ी रह चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेग जॉन्स। ग्रेग जॉन्स क्या थे, टेनिस खिलाड़ी थे। क्या थे, टेनिस खिलाड़ी। ठीक है, टेनिस खिलाड़ी रह चुके हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया हुआ है कि श्री HR भारद्वाज राज्यपाल हैं। ये देखिए करंट अफेयर का उस समय का क्वेश्चन था, जो कि अभी कोई लॉजिक इसका नहीं बनता है।
तो जब भी आपका एग्जाम हो तो एक बार करंट अफेयर आप लोग देख करके जाइए। और राज्यपाल और मुख्यमंत्री जो है जिस देश के, ये चेंज होते रहते हैं, तो ऐसे अगर ऑप्शन के तौर पे अगर बता दे तो उस समय का ऑप्शन क्या था, कर्नाटक राज्य के थे एस भारद्वाज राज्यपाल थे, ठीक है। लेकिन अभी अगर कर्नाटक का पूछा जाए कि अभी कर्नाटक का जो राज्यपाल है वो कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो थावरचंद गहलोत है। कौन है, तो थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत जो है वो वर्तमान केरल के राज्यपाल हैं। ये आपके 50 क्वेश्चन रहे, ठीक है। तो रहने देते हैं आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग। अब क्या इसमें 2011 का हम लोग लिए थे, इसमें हम क्या लिए थे, 2011 का जीके जीएस हो गया। जीके और जीएस का जो क्वेश्चन था वो हम लोगों ने कर लिया है। अब जो है इसमें रह गया है कि मैथ का और रीजनिंग का, ठीक है। ये हम लोग वीडियो अगले क्वेश्चन में करेंगे। उसका जितने भी क्वेश्चन है, मैथ के जितने क्वेश्चन है, रीजनिंग के जितने क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो आज रहने देते हैं इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।